आज मैं ना आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं जो इतना पावरफुल है कि उसकी सिर्फ 1% ताकत ही पूरी दुनिया को फाड़ सकती है। लेकिन जनाब अपनी पावर्स छुपा के रखते हैं, बस इसलिए ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, स्कूल जाएं, नूडल्स खाएं और शांति से जी सकें। कहानी शुरू होती है साल 4386 में। एक ऐसा टाइम जो शांत और खुशहाल था, जब तक कि एक दिन एक लेवल 6 की जायंट फ्रॉग एक हेविली पॉपुलेटेड शहर पर अटैक नहीं कर देती। एक मैजिक स्क्वाड आता है और ग्रुप अटैक करके क्रीचर पर एक तगड़ा वार करता है। देख रहे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं कि डीमन किंग भी ऐसे अटैक से नहीं बच सकता, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि वो फ्रॉग तो अब भी जिंदा है और उल्टा काउंटर अटैक कर देता है। एक लड़का जो बाहर से नॉर्मल लगता है, उसको एरिया खाली करने को कहा जाता है, लेकिन वो अपने स्नैक्स में बिजी है, सो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा किसी तरह बचा लिया जाता है और हमें बताया जाता है कि उस बंदे का नाम यी है, जिसने अकेले ही उस फ्रॉग को एलिमिनेट करके सिटी को बचा लिया। उसके नाम पर कई स्टैचूज बनाए गए और बताया गया कि आजकल के स्टूडेंट्स उतने इंप्रेसिव नहीं हैं। ये है न्यू स्कूल ईयर का पहला दिन और हमें मिलवाया जाता है एक फ्रेशमैन से, जो है हमारा मेन कैरेक्टर वैंग। वो स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट है और कुछ सीनियर्स उसके पास आते हैं ये कहने कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन बदले में पैसे मांगते हैं। असल में वो लोग उसे बुली करना चाहते हैं, लेकिन तभी एक मैजिक अटैक इस कॉन्फ्रंटेशन को तोड़ देता है। ये अटैक आया होता है एक पॉपुलर लड़की सनरो से, और सब हैरान रह जाते हैं कि एक फ्रेशमैन ने इतनी पावरफुल गोल्डन बीम लॉन्च की है। वो सीनियर बुलीज गुस्से में आ जाते हैं और सुनरो रूफटॉप से नीचे आकर उनको कन्फ्रंट करती है। डर के मारे वो बुलीज भाग जाते हैं और सुनरो वादा करती है कि वो हमेशा वैंग को प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन सब शॉक्ड हो जाते हैं जब वांग उसे थोड़े पैसे देता है और उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसके बाद बताया जाता है कि स्टूडेंट्स एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट देंगे, जिससे डिसाइड होगा कि वो किस क्लास में जाएंगे। सब अमेज्ड रह जाते हैं जब पता चलता है कि लेजेंडरी यी ही ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे वो जाएंगे एलीट क्लास में और सबको गुड लक विश करते हैं। पहला स्टूडेंट टेस्ट देने जाता है और सब स्टन्ड रह जाते हैं जब देखते हैं कि एग्जाम में 10 साल पहले वाला डीमन किंग है। लेकिन स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि असली फ्रॉग तो स्कूल के नीचे सील है और ये बस उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का एक रूप है। टेस्ट काफी सिंपल होता है। स्टूडेंट्स को अपनी पूरी फोर्स के साथ फ्रॉग के सिर पर वार करना होता है, क्योंकि हाई लेवल डीमन किंग्स आसानी से अटैकर की ताकत को फील कर सकते हैं। स्टूडेंट पूरी ताकत लगाकर फ्रॉग को मारता है, लेकिन वो वायलेंटली पीछे फेंक दिया जाता है और बाहर जा गिरता है। उसको स्पिरिचुअल फोर्स मिलती है सिर्फ 404 की और उसे ऑर्डिनरी लेबल किया जाता है। सनरो ध्यान से देखती है और समझती है कि डीमन किंग का स्पिरिचुअल फोर्स आज भी 5 अंकों से ऊपर है, चाहे वो सील्ड ही क्यों ना हो। स्टूडेंट्स और डीमन किंग के बीच का फोर्स गैप इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट्स आसानी से रिपेल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी क्लास में भेज दिया जाता है और इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस साल के स्टूडेंट्स पिछले सालों के मुकाबले बहुत वीक हैं, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स की फोर्स 700 से 800 तक होती थी। आखिरकार एक स्टूडेंट चैन आता है जो इतना पीछे नहीं फेंका जाता और उसकी स्पिरिचुअल फोर्स निकलती है 938, जिससे वो चला जाता है एलीट क्लास में। कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन कोई भी चैन से ऊपर नहीं जाता। फिर हमें फ्रॉग की सोच सुनाई जाती है। वो कहता है कि हर साल स्टूडेंट्स के लिए पंचिंग बैग बनते बनते थक गया है। पिछले 10 सालों में उसने स्टूडेंट्स के अटैक्स से थोड़ी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है और अब वो सील तोड़ने की सोच रहा है। सनरो की बारी आती है टेस्ट देने की और उसके क्लासमेट्स को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि उसका स्कोर शानदार होगा। वो फ्रॉग से माफी मांगती है कि उसे इतनी छोटी सी पंच मारनी पड़ रही है, लेकिन सब शॉक्ड हो जाते हैं जब वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसने डेमन किंग को पीछे धकेल दिया। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स मापी जाती है 2019। लेकिन तभी उसे एक अजीब फीलिंग आती है जब वैंग उसके पास से गुजरता है टेस्ट देने के लिए। बाकी स्टूडेंट्स उसका टेस्ट देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो पूरे स्कूल का सबसे वीक स्टूडेंट है। वैंग सोचता है कि 400 स्कोर ही काफी होगा ऑर्डिनरी क्लास में जाने के लिए। डीमन किंग सोचता है कि बस थोड़ी और एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है सील तोड़ने से पहले,
लेकिन तभी वो वांग को पहचान जाता है और डर जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि डीमन किंग ने कभी लेजेंडरी यी को आसानी से हरा दिया था, लेकिन तभी एक छोटा लड़का आता है और उसकी जान की बाजी लगाता है। लेकिन वो अपनी जान नहीं देता, बल्कि डीमन किंग को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है कि उसे स्नैक्स खाते वक्त परेशान होना पसंद नहीं। अब साफ होता है कि वैंग ही वो बच्चा था जिसने बचपन में डीमन किंग को हराया था। अब वो अपनी ताकत को बिल्कुल मिनिमम तक लिमिट करता है और शो करने की कोशिश करता है कि वो सच में पूरी कोशिश कर रहा है। वो एक बहुत ही वीक सा बैटल क्राई देता है और जैसे ही वो अटैक करता है, एक एनर्जी बर्स्ट सब कुछ छुपा देता है। डीमन किंग डिफीट हो जाता है और स्क्रीन पे एक रिडिकुलस सा स्पिरिचुअल फोर्स स्कोर दिखता है। सब डिसबिलीफ में होते हैं कि स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट फ्रॉग को मार देता है, लेकिन वैंग जानता है कि उसने क्रीचर को छुआ भी नहीं। एक स्टूडेंट हैगो सोचता है कि जरूर सनरो ने डीमन को वीकन कर दिया था और वांग ने बस उसकी लास्ट हेल्थ को खत्म किया। लेकिन सच में डीमन किंग अपनी मौत फेंक करके स्पिरिचुअल बॉडी में बदल कर भाग जाता है। किसी को भी कुछ ठीक से नहीं पता, लेकिन इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि वैंग को इलीट क्लास में भेजा जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि इलीट क्लास को मिस पैन पढ़ा रही हैं और पहली लेसन है समनिंग पर। वो समझाती हैं कि स्पिरिचुअल बॉडीज हर जगह होती हैं और स्टूडेंट्स को एक पैसेज बनाना होता है जिससे वो स्पिरिट को बुला सकें। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होगी, उतना बड़ा पैसेज बनेगा और उतना पावरफुल बीस्ट समन होगा। चेन सबसे पहले ट्राई करता है और बहुत ड्रामेटिक इनकेंटेशन करता है। वेन्स से ब्लड सैक्रिफाइस करता है डिवाइन ड्रैगन समन करने के लिए, लेकिन सब हंस पड़ते हैं जब उसे एक पिंक वॉन्ड मिलता है। हेगो और बाकी स्टूडेंट्स भी फेल हो जाते हैं, लेकिन सब अमेज्ड होते हैं जब सनरो एक पेट जैसा स्पिरिट समन करती है। बाहर से वो हम्बल दिखती है, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है कि वो पावरफुल बीस्ट समन नहीं कर पाई। मिस पैन नोटिस करती हैं कि वांग ने शायद लेसन समझा ही नहीं और फिर से समझाने का ऑफर देती हैं। लेकिन वैंग डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है उन्हें दिखाने का। लेकिन उसे डर है कि वो क्लियरली सारे स्पिरिट्स को देख सकता है और उसे नहीं पता कि पैसेज से कौन बाहर आएगा। वो अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा यूज करता है और एक धमाका हो जाता है। धूल छोड़ती है और सनरो एक मोमेंट के लिए देख पाती है कि वो डीमन किंग है। मिस पैन तुरंत रिएक्ट करती हैं और सनरो का पेट स्पिरिट भेजती हैं, जो वैंग के समन के साथ मिलकर एक नया बीस्ट बना देते हैं। स्टूडेंट्स उसे पेट बना लेते हैं और नाम देते हैं फ्रॉगी प्याओ। मिस पैन को अब वांग की असली ताकत में इंटरेस्ट आ जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखता है जिस दिन वांग पैदा हुआ था, उसके पैदा होते ही ऑपरेशन रूम में एक्सप्लोजन हो गया और उसके पापा डर जाते हैं। एक नर्स स्ट्रगल करके बताती है कि बच्चा खुद अपनी मां से बाहर क्रॉल करके आ गया। कुछ टाइम बाद वांग के पेरेंट्स एक बड़ी सोड खरीदते हैं जो उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वांग चुना गया बच्चा है। वांग को बचपन से बहुत नॉनसेंस झेलनी पड़ी क्योंकि वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है। उसके पापा के मन में चलता है कि वो सोड खुद के लिए खरीदना चाहते थे और मां ने नकली सोड खरीदी थी। वांग जानता है कि ये फाइट तलाक तक जा सकती है, इसलिए वो एक सॉल्यूशन निकालता है। वो खुद पर पेशाब कर देता है ताकि अटेंशन चेंज हो जाए। और ये ट्रिक काम कर जाती है। तभी से उसने डिसाइड किया कि अपनी इमेंस पावर्स छुपा कर रखेगा। लेकिन 6 साल की एज में गलती से फ्रॉग को मार बैठता है और उसके पेरेंट्स सब देख लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स ना करे, इसलिए वो सब सीक्रेट रखते हैं। पेरेंट्स पूरी लाइफ उसकी पावर कंटेन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अब वो टीनेजर बन चुका है और स्टील यूटेंसिल्स भी उसके पास आते ही टूट जाते हैं। उसकी मां चाहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और वैंग सोचता है कि ये सब प्रूफ है कि उसे अपनी ताकत छुपानी ही पड़ेगी। वो सोशल गैदरिंग्स और फैंसी प्लेसेस से भी दूर रहता है, सिवाय जब बात हो ड्राई नूडल्स की। एक दिन एक आदमी पूरी दुकान खरीद लेता है और कहता है कि जो भी सनरो को वोट देगा उसे आइटम फ्री में मिलेगा। स्टूडेंट्स अग्री नहीं करते, लेकिन सनरो आती है और अपनी चार्म से सबको मना लेती है। चेन रेजिस्ट करता है और कहता है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वांग कहता है कि वो 5 वोट्स देगा अगर उसे 5 पैक ड्राई नूडल्स मिले। सनरो मान जाती है और सोचती है कि वांग ने सबके खिलाफ जाकर उसकी हेल्प क्यों की।
उसकी चार्म और वांग की एग्जाम्पल देखकर सब मान जाते हैं। चेन फिर भी अपोज करता है, लेकिन सनरो उसे ड्रिंक देती है और गार्ड नोटिस करता है कि वो एक एबिलिटी यूज कर रही है, आर्ट ऑफ सिडक्शन। ये स्पेल सभी फ्रेशमैन पर डालती है और वो सब इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। सनरो वांग को ढूंढती है, लेकिन वो जा चुका होता है। उसका गार्ड उसे वो गोल्डन पिल देता है जो वांग छोड़ गया था। असल में वांग के पास सिर्फ एक वोट था, लेकिन वो 5 नूडल्स ले गया था। गिल्ट में उसने वो पिल उसे दे दी जो उसे खुद खानी पड़ती थी। अगले क्लास में आर्ट ऑफ सिडक्शन सिखाई जाती है, जो माइंड कंट्रोल के लिए यूज होती है, लेकिन सिर्फ उसी पर कास्ट हो सकती है जिसने कास्टर से कोई गिफ्ट लिया हो। वांग समझ जाता है कि सनरो ने गिफ्ट क्यों दिए थे और खुश होता है कि उसने पिल दे दी। सनरो सोचती है कि शायद वांग उसे पसंद करता है और उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये पिल दी है। लेकिन वांग तो बस नूडल्स के लिए थैंक यू कहना चाहता था और शॉक्ड रह जाता है जब देखता है कि सनरो ने वो पिल खा ली। इंस्ट्रक्टर बताता है कि स्पिरिचुअल फोर्स खत्म होने से भी स्पेल टूट जाती है और सनरो कोलैप्स कर जाती है। उसे फ्रंट में बुलाया जाता है डेमो के लिए, लेकिन वो गिर जाती है। तब वैंग उसे बचाता है और डेमो करता है। इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस्ड होता है। इलेक्शन में चेन जीतता है और इंस्ट्रक्टर फोन पर रिवील करता है कि उसे सब पता था और वो वैंग की पावर से बहुत प्रभावित हुआ है। रात को सनरो सोचती है कि वांग ने उसे हर्ट क्यों किया जब उसने उसकी इतनी हेल्प की थी, और अब वो उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। उसके सिर पर स्पेल का सिंबल भी दिखता है। अगले दिन स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एक क्लास के लिए जिसमें पिल रिफाइनमेंट सिखाई जाएगी, और वो कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से फर्नेसेस लेकर आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए होते हैं और कुछ बस सस्ते नॉक ऑफ्स। चेन एंट्री लेता है और बताता है कि वो अपने फैमिली का पुराना कॉल्ड्रन यूज करेगा जो जनरेशन से पास होता आया है, और वो सोचता है कि इससे वो सनरो को इम्प्रेस कर देगा। लेकिन जैसे ही सनरो आती है, वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और सीधे वांग को बुलाती है। म्यूजिक। तभी वांग रियलाइज करता है कि उससे गलती से सनरो पर सिडक्शन स्पेल कास्ट हो गया है। अब उसके पास सबसे रिच और पॉपुलर लड़की सनरो पूरी तरह कंट्रोल में होती है, लेकिन वांग सिंपली स्पेल तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। मिस पैन बताती हैं कि पिल्स बनाना इजी लगता है, बट एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। क्लास शुरू होते ही स्टूडेंट्स हर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हागो कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि ये उसकी स्पेशलिटी है। वो सनरो को नो इट ऑल मानता है, लेकिन चौंक जाता है जब देखता है कि उसने अपने घर का इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग मशीन क्लास में ले आई है। और भी ज्यादा शॉकिंग तब होता है जब वैंग अपने हीटिंग सोर्स के तौर पर एक माइक्रोवेव यूज करता है। हेगो प्राउडली दिखाता है अपना एंटीक फर्नेस, और फ्रॉगी बताता है कि ये एक्चुअली एक स्पिरिट क्रीचर है, लेकिन वैंग उसे चुप करवा देता है। एक एक्सप्लोजन होता है और रिवील होता है कि चेन में पेशेंस नहीं था और उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। वो डिसअपॉइंटमेंट में भाग जाता है। अब प्रोजेक्ट्स को 7 घंटे के लिए सेट होने दिया जाता है, और इस बीच डीमन किंग भूखा महसूस करता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कोई स्पिरिचुअल पेट नहीं खाया। वो स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है अपने पुराने रूप में लौटने के लिए, लेकिन वैंग पहले से एंटिसिपेट करता है कि फ्रॉगी कुछ करने वाला है। फ्रॉगी सोचता है कि उसने वैंग को धोखा दे दिया है, लेकिन प्राइस चुकानी पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि वो गलत था, उसी सुबह दिखाया जाता है कि चेन अपने पापा से कॉल्ड्रन मांगता है, और वो बताते हैं कि ये उनकी जनरेशंस पुरानी फैमिली ट्रेजर है, और वार्निंग देते हैं कि शेम मत लाना। चेन अपनी हार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जॉस्शन हेलुसिनेट करने लगता है। जब सनरो उसे इग्नोर करती है और उसे रिजेक्ट कर देती है, तो उसका दिमाग डार्क हो जाता है और एक माइंड डेविल उसे पोजेस कर लेता है। उधर वांग वॉशरूम से बाहर आता है और उसके पास होता है हागो का फर्नेस। वो एक्सप्लेन करता है कि फ्रॉगी ने उसे निगल लिया था और वो बस उसे साफ कर रहा था, लेकिन हागो को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो उसे अटैक करता है, लेकिन वांग आसानी से बच जाता है और अटैक गलती से पोजेस्ड चेन को लग जाता है। वांग उसे वीक पोजेशन से क्लेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेगो कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। हेगो बताता है कि जो लिक्विड उसने बनाया था वो सिर्फ बाहरी यूज के लिए था और बस हल्का रैश देता, लेकिन चेन ने उसे पी लिया है और अब उसकी जान को खतरा है।
वैंग जानता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, लेकिन कैजुअली हेगो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कॉल्ड्रन भूल जाएगा अगर वो उसे एंटीडोट बनाने दे। कुछ एफर्ट के बाद सब तैयार हो जाता है, बस 4 घंटे इंतजार करना होता है। लेकिन तभी हेगो रियलाइज करता है कि सब लोग वापस आने वाले हैं। फ्रॉगी चुपके से कॉल्ड्रन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोक दिया जाता है। हेगो देखता है कि प्रोसेस अनयूजुअली फास्ट हो गया है और फ्रॉगी से दोबारा अपनी एबिलिटी यूज करवाता है। फ्रॉगी एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स टाइमलाइंस को स्पीड अप या रिवर्स कर सकती है। फ्रॉगी सोचता है कि अब सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सरप्राइज होता है जब सब लोग उसे यूज करने का प्लान बनाते हैं। फिर हेगो उसे एंटीडोट के टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज करता है और ये सक्सेसफुल होता है। चेन को एंटीडोट दिया जाता है, लेकिन ये काम करेगा दिन के एंड तक और सब लोग क्लास में वापस आ चुके हैं। हागो घबरा जाता है, लेकिन वैंग सब संभाल लेता है। हैगो सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत पुअर होती है। तभी पता चलता है कि वैंग ने चेन की बॉडी हटा दी थी। मिस पैन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स चेक करना शुरू करती हैं और हागो प्रिपेयर करता है वर्स्ट के लिए, क्योंकि उसका कॉल्ड्रन खाली होता है। लेकिन वो शॉक्ड रह जाता है जब मिस पैन उसमें से एक परफेक्ट गोल्ड पिल निकालती हैं और हागो रियलाइज करता है कि उसका सच्चा दोस्त वैंग ने शायद अपनी बनाई पिल उसमें रख दी होगी। लेकिन तभी उसे चिंता होती है कि अब वांग का माइक्रोवेव खाली होगा। फिर मिस पैन वांग का प्रोजेक्ट चेक करती हैं और सरप्राइज होती हैं जब उसमें से भी कुछ निकलता है। हैगो गेस करता है कि वांग ने चेन की बर्न्ट पिल अपने माइक्रोवेव से निकालकर उसकी जगह अपनी पिल रख दी होगी। वो इमोशनल हो जाता है जब उसे लगता है कि वांग ने उसके लिए इतनी मेहनत की। लेकिन रिवील होता है कि उसकी सारी असम्पशंस गलत थीं। असल में हैगो के कॉल्ड्रन से पिल कभी निकाली ही नहीं गई थी। वो दिन भर में वैसे ही रेडी हो गई थी और वांग का माइक्रोवेव प्रोजेक्ट तो पूरी तरह फेल हो गया था। बाद में चेन उठता है और हैगो बताता है कि उन्होंने उसका कॉल्ड्रन रिपेयर कर दिया है। चेन बहुत थैंकफुल होता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं। क्लासेस जस्ट एंड हुई हैं। सनरो अपने शिकार के पास जाती है और उसका टारगेट बिल्कुल अनअवेयर है, लेकिन बाहर कुछ मास्क्ड लोग उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। सनरो इतनी डायरेक्टली वैंग को डेट के लिए पूछती है कि वो चौंक जाता है और हम देखते हैं कि मास्क्ड मैन ने कंफर्म कर दिया है कि उनका टारगेट सनरो है। एक को उसे शूट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे एक अजीब फोर्स रोक देती है। वैंग से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर सनरो डेस्परेटली उससे कहती है कि वो उसे डेट करे। बाकी लड़के जेलस हो जाते हैं। वैंग बस पीसफुली जीना चाहता है और तभी उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। क्रिमिनल्स को यह साफ हो जाता है कि कैंपस में कोई बहुत स्ट्रांग इंसान है और उन्हें पीछे हटने को कहा जाता है। वैंग एक दूसरे स्टूडेंट को जवाब देता है, लेकिन सनरो उसे सुन लेती है और मिस्टेकनली ये समझ लेती है कि वैंग ने उसकी डेट वाली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। उनकी डेट की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है और स्टूडेंट्स विश्वास नहीं कर पा रहे कि स्कूल की सबसे रिच और पॉपुलर लड़की स्कूल के सबसे वीक लड़के को डेट कर रही है। वैंग प्रोफेसर के ऑफिस पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है लेजेंडरी मास्टर यी से, जिसने सालों पहले दुनिया को बचाया था। लेकिन जब वो दोनों अकेले होते हैं, यी रिवील करता है कि वो वांग को बचपन से जानता है, जब उसने 10 साल पहले 1000-year-old डीमन किंग को सिर्फ एक किक से हरा दिया था। यी को उस दिन का सब कुछ याद है जब वांग ने एक ही किक में 1000-year-old डीमन किंग को खत्म कर दिया था। उस दिन सारा क्रेडिट यी को मिल गया था, लेकिन वो मानता है कि वांग ही असली मास्टर है। वो ये भी बताता है कि तभी से वो उसे ढूंढ रहा है ताकि वांग उसे ट्रेन कर सके। लेकिन वांग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक खास टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसे वो कहता है ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग। अगर ये एबिलिटी 100% पर यूज की जाए तो सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस घटना को भूल सकता है, लेकिन उसे वेजिटेटिव स्टेट में भी डाल सकती है। इसलिए वैंग इस एबिलिटी को सिर्फ 50% पर यूज करता है। इसके बाद फ्रॉगी उसे इन्फॉर्म करता है कि असैसिन्स आसपास हैं। रात को वैंग को सनरो के प्रपोजल का एक नाइटमेयर आता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब वो उसे अपने घर के बाहर खड़ी देखता है। वैंग की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपनी इमेंस पावर्स को छुपाकर रखना,
और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसका सीक्रेट बाहर आ जाए। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता भी यही सोचेंगे, लेकिन वो तो एक्साइटेड हैं कि उसका डेट होने वाला है। वैंग की माँ उसे समझाती है कि नर्वस होने की कोई बात नहीं है, और उसके पापा उसे बोलते हैं कि वो उनके अच्छे जीन्स को आगे बढ़ाए। फिर रिवील होता है कि सनरो ने उसके पेरेंट्स को मना लिया है एक महंगे न्यूट्रिशनल पिल्स के बॉक्स से। वैंग का पिता मानता है कि ये पिल्स उसकी माँ को और भी ब्यूटीफुल बना देंगी। उसके माता पिता जबरदस्ती उसे बाहर भेज देते हैं ताकि वो डेट पर जाए, और वैंग साइलेंटली ये सोचता है कि काश फिर से असैसिन्स आ जाएं। अब टैबलॉइड्स भी इस नए कपल को फॉलो कर रही होती हैं और वही काम असैसिन्स को भी करने को कहा गया है। सनरो उसे एक बहुत बड़े अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है जो उसकी फैमिली का है, और जो उसने सिर्फ इस एक दिन के लिए पूरी तरह खाली करवा दिया है। वो अपने गार्ड्स को पीछे हटने को कहती है और वैंग को कहती है कि आज वही उसे प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद असैसिन्स उस पार्क में गार्ड्स को बाहर कर देते हैं और कपल अपनी पहली अट्रैक्शन तक पहुंचता है। एक असैसिन सनरो को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग उस गोली को हवा में पकड़ लेता है और उसी दिशा में वापस भेज देता है। उसका मूवमेंट इतना फास्ट था कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं। सनरो को लगता है कि जब वांग ने टीथ दिखाए तो वो एक प्यारी सी स्माइल थी सिर्फ उसी के लिए। वैंग फिर से अपनी ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग यूज करता है और असैसिन को ये इल्यूजन हो जाता है कि वो पीछे रिकॉइल की वजह से गिरा। पूरा दिन वैंग अटैक्स थ्वार्ट करता है और हर बार लोगों की मेमोरी इरेज करता जाता है ताकि कोई कुछ याद न रखे। वो हर बार सीन को ऐसे सेट करता है कि सबको लगे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वैंग को आखिरकार एक ऐसा अट्रैक्शन मिल जाता है जो उसे पसंद आता है, और वो सोचता है कि अब शायद थोड़ी शांति मिल जाए। लेकिन असैसिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और फेरिस व्हील तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी फील करता है कि अब ट्रबल आने वाला है। सनरो ने पहले से ही फायरवर्क्स प्लान किए हुए होते हैं, लेकिन वो बस वैंग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर असैसिन्स अचानक उन दोनों को हॉस्टेज बना लेते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी वांग सोचता है कि कम से कम अब उसे थोड़ी शांति मिली है। सनरो उन्हें कन्फेस करने के लिए मजबूर करती है कि वो शैडो फैक्शन से हैं और फिर कहती है कि उन्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम देखते हैं कि यी की हीरो स्क्वाड वहां पहुंचने लगती है और सनरो वैंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो असैसिन से कहती है कि वो उसे छोड़ दें क्योंकि वो तो बस एक इनोसेंट है। सनरो साफ साफ एक्सप्लेन करती है कि वो ही उनका असली टारगेट है और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वांग को जाने दिया जाए। लेकिन वांग अब इन असैसिन से काफी इंतहा तक इरिटेट हो चुका है। वो बस हल्के से हाथ हिलाता है और वो क्रिमिनल्स हवा में उड़ जाते हैं। वो उन्हें बिना ज्यादा हिले हुए हरा देता है एक पावरफुल टेक्निक से जिसका नाम है मर्सी ऑफ बुधा। ये सब देखकर यी स्टन्ड रह जाता है। वहीं सनरो की आंखों को भी यकीन नहीं होता कि वांग ने ये सब इतनी आसानी से कर दिया। वांग सनरो से प्रॉमिस करवाता है कि जो कुछ भी आज हुआ है वो सिर्फ उन दोनों के बीच एक सीक्रेट रहेगा। सनरो अग्री कर जाती है और तभी रिवील होता है कि ये पहली बार था जब वांग ने अपनी एबिलिटी का 100% वर्जन यूज किया, ट्रिक ऑफ प्रॉमिस। इससे सनरो के दिमाग में दिन की सारी मेमोरीज सील हो जाएंगी ताकि उन्हें इरेज करने की जरूरत न पड़े। इस बीच शैडो फैक्शन की लीडर गुस्से से भरी होती है क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को डिसअपॉइंट किया है। उनका असैसिनेशन मिशन फेल हो चुका है क्योंकि सनरो बच गई। उसके सबऑर्डिनेट्स को अब लगने लगता है कि शायद सनरो के पास कोई बहुत पावरफुल प्रोटेक्टर है, इसलिए प्लान काम नहीं कर पाया। लेकिन वो औरत ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि सनरो जैसे किसी इंसान को उनके ग्रुप का 100% सफलता दर खराब करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो इश्यू करती है शैडो किल ऑर्डर। अब स्कूल में एक छोटा सा रोबोटिक बग सनरो का पीछा कर रहा होता है। ये डिवाइस लोगों की फोर्स वैल्यू मेजर कर सकता है, लेकिन वैंग की पावर सप्रेसिंग पिल्स और एम्यूलेट के कारण उस बग को वांग में कोई थ्रेट नजर नहीं आता। दूसरी तरफ स्कूल के लड़के वांग के साथ उसकी डेट के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं और हम देखते हैं कि सनरो अब वांग के लिए पहले से भी ज्यादा इन्फैचुएटेड हो चुकी है। हालांकि अब उसे स्कूल के सर्वेलेंस के तहत रखा जाएगा क्योंकि वो एक बार टारगेट बन चुकी है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे असैसिन्स के बारे में कुछ पता है, वो झूठ बोलती है और कहती है, मुझे तो कुछ नहीं पता।
वैंग को इस बात की तसल्ली होती है कि उसका ट्रिक ऑफ प्रॉमिस सच में काम कर रहा है। फिर वो रिवील करता है कि उसने उन असैसिन्स को उसी रात डील कर दिया था। और बाद में हम देखते हैं कि उसने ये भी इंश्योर किया था कि सबको लगे जैसे यी ने ही उन असैसिन्स को हराया हो। असल में वांग ने यी की मेमोरी को चेंज कर दिया था ताकि उसे लगे कि उसने खुद क्रिमिनल्स को हराया था, और इससे वांग खुद स्पॉटलाइट से दूर रह सके। शैडो फैक्शन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और अब उन्हें लगता है कि वैंग ही उनका असैसिनेशन प्लान स्पॉइल कर रहा है। फिर वांग रिवील करता है कि शैडो फैक्शन ने सनरो पर शैडो किल ऑर्डर इश्यू किया है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक प्लान तैयार है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। सनरो के पिता की मदद से वैंग ने स्कूल के अंदर और बाहर कई सारे गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा उसने सनरो को प्रोफेसर के ऑफिस में रखा है, जहां उसने एक पावरफुल प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड लगाया है। उस रूम के चारों तरफ जो सिक्योरिटी है, उसकी ताकत एक मक्खी पर टेस्ट की जाती है, जो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करती है झुलस जाती है। लेकिन शैडो फैक्शन इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। उनका एक मास्टर असैसिन जिसका नाम है जू फैंग, वो अंडरग्राउंड टनल से अंदर घुस आता है। वो स्कूल के बाहर लगे हुए सुपर टफ गार्ड्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जू फंग रीइंफोर्समेंट को बुलाता है और देखता है कि उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। अंदर प्रोफेसर जुकोंग स्टूडेंट्स को बचाने की कसम खाता है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान देकर भी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग अब भी गॉसिप कर रहे हैं सनरो और वैंग के डेट के बारे में। जुकोंग खुद भी उस गॉसिप में शामिल होने की कोशिश करता है और मैसेजिंग में जंप कर जाता है। स्कूल के अंदर मौजूद गार्ड्स को अपनी एबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनका लेवल बाहर के गार्ड्स से भी ज्यादा हाई है। लेकिन तभी एक नया असैसिन आता है जो टॉक्सिन्स में मास्टर है। उसका नाम है जू यिंग। वो आते ही अंदर के सारे गार्ड्स को इंस्टेंटली डिफीट कर देता है। जू यिंग कहता है कि अब बाकी गार्ड्स को जू फंग संभालेगा, और वो खुद आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एक डेडली अटैक को डॉज करना पड़ता है और रिवील होता है कि ये अटैक प्रोफेसर जुकोंग ने किया है। अब शैडो फैक्शन की बॉस स्क्रीन पर देखती है कि रूम में सिर्फ 5 लोग बचे हैं, और उनके सबसे खतरनाक असैसिन जू जियन फाइनली कहता है कि वो अब अटैक करने के लिए रेडी है। जू जियन एक ऐसा असैसिन है जो अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह कंसील कर सकता है, यानी उसे कोई देख या डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसके पास एक मैजिकल हैमर है जिसमें इनॉर्मस पावर है। वो पिछले काफी समय से पावर गैदर कर रहा है, और अब उसका प्लान है कि वो एक ऐसा अनस्टॉपेबल अटैक अनलीश करेगा जो मास्टर यी के सील को भी चकनाचूर कर देगा। ठीक उसी समय वांग को पता चलता है कि उसने काफी सारे ड्राई नूडल्स कलेक्ट कर लिए हैं, और अब उसे एक प्राइज मिलने वाला है जो एक ड्रोन के जरिए डिलीवर किया जाएगा। सभी लोग प्रोफेसर जुकोंग की फाइट देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है। जू यिंग अपने वेपन की ट्रेमेंडस कंट्रोल दिखाता है, लेकिन जुकोंग बिल्कुल भी डरे बिना कहता है कि शैडो फैक्शन सिर्फ ऑनलाइन मिले हुए टॉयज जैसे वेपन्स यूज कर रही है। इस बीच वैंग को मैसेज आता है कि उसका पैकेज पास ही में है, और जैसे ही जू यिंग भागने की कोशिश करता है, ख्वान, वांग का साथी, उसे रोक लेता है ताकि वांग अपना पैकेज ले सके। ख्वान उसे जाने देता है क्योंकि जू यिंग वांग का टारगेट नहीं था। जू यिंग को फिर कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन जू फांग बाहर के सारे गार्ड्स को ऑलरेडी डिफीट कर चुका होता है। अब जू फांग फ्रॉगी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि फ्रॉगी एक्चुअली में उसकी स्पिरिचुअल फोर्स ड्रेन कर रहा है। फ्रॉगी फिर से बड़े रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब एल्डरली और कमजोर हो चुके जू फांग को एक ही झटके में हरा देता है। अब शैडो फैक्शन का अंतिम और सबसे खतरनाक असैसिन उनका लीडर बचा है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से कंसील कर लिया है ताकि उसका कोई ट्रेस न मिले। वो अब भी फोर्स गैदर कर रहा है ताकि मिशन पूरा किया जा सके। लेकिन तभी वांग वहां प्रकट होता है और कुछ ऐसा कहता है जिससे जू जियन को लगता है कि वो पकड़ा गया है। जू जियन को याद आता है कि उसकी कंसीलमेंट एबिलिटी इतनी एडवांस्ड है कि कभी कोई उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसे ये लगना अजीब लगता है कि वैंग उसे देख सका। लेकिन वांग कामली रिवील करता है कि हाँ, उसने जू जियन को ढूंढ निकाला है और उसके साथ साथ उसके पूरे असैसिनेशन प्लान को भी पहचान लिया है।
इसका मतलब यह है कि उनका पूरा शैडो किल मिशन अब फेल हो गया है। जू जियन इस बात से फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी एबिलिटी को नहीं पहचान पाया था। अपने इंटेंस रेज में वो पूरा मिशन छोड़ देता है और अपने अंदर जमा की हुई इमेंस पावर को वैंग पर अनलीश कर देता है। एक ऐसा डेविस्टेटिंग स्पिरिचुअल अटैक जो शायद किसी को भी मिटा सकता है। लेकिन वो अटैक वैंग पर कोई असर नहीं डालता। जू जियन हैरान रह जाता है कि एक ऐसा लड़का जिसकी स्पिरिचुअल फोर्स दिखती ही नहीं है, वो उसके इतने भयानक अटैक को कैसे झेल गया। वांग की तरफ से कोई डर नहीं दिखता और जू जियन धीरे धीरे पैनिक करने लगता है। जू जियन वांग के पास आता है और अपनी अमेजमेंट जाहिर करता है। वो समझ ही नहीं पाता कि एक ऐसा इंसान जिसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी लो दिखती है, वो कैसे उसके अनस्टॉपेबल अटैक को एब्जॉर्ब कर गया। लेकिन तभी वांग फिर से अपनी टेक्निक ट्रिक ऑफ फॉरगेटिंग यूज करता है और जू जियन की मेमोरी को बदल देता है ताकि उसे लगे कि उसने खुद वांग को हरा दिया। इस तरह वांग फिर से स्पॉटलाइट से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं और यी की जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन यी बस अफसोस करता है कि वो देर से पहुंचा और वांग को बचा नहीं पाया। बाद में रिवील होता है कि वांग अब स्कूल से सिक लीव पर है। हीरो होने का मतलब है कि उसे लो प्रोफाइल में रहना होगा, इसलिए उसे प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो स्कूल अटैक में घायल हो गया था। दूसरी तरफ सनरो बहुत परेशान है और अपने परिवार की रिसोर्सेज यूज करके दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलवाती है। वो लोग मिलकर वांग के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट हीलिंग पॉड बनाते हैं जो हर घंटे हाई वैल्यू मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसे देती है। वांग की मां आती है और उसे देखकर डिसअपॉइंटेड होती है कि वो अब भी इंजरी का नाटक कर रहा है। उसे 10 दिन हो चुके हैं और उसकी मां उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो अब 2 दिन में वापस स्कूल लौटे। इसी बीच उसके क्लासमेट्स विजिट करते हैं। वो लोग उसे गिफ्ट्स लाते हैं और साथ में लाते हैं एक बेहद अनोइंग पैरट। सब लोग उस पैरट की शक्ल और चाल को देखकर वांग का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि वो उसका कार्टून वर्जन हो। लेकिन वांग को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। सनरो इस मौके का फायदा उठाकर वांग की मां से रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है। वो उन्हें और भी गिफ्ट्स देती है जिनमें ऐसे दवाइयां भी शामिल हैं जो वांग की रिकवरी में हेल्प करेंगी। वांग की मां उससे कहती है कि वो अपने दोस्तों को अच्छी तरह एंटरटेन करे और सनरो को खास इंपॉर्टेंस दे। सनरो वांग के लिए अपनी गहरी चिंता जाहिर करती रहती है और वांग उसे विश्वास दिलाता है कि अब वो बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। वांग अब थोड़ा सा सनरो के लिए सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि वो सच में उसकी हालत को लेकर परेशान थी। लेकिन जैसे ही सनरो उसे एक चिकन ब्लड टॉनिक का इंजेक्शन देने की तैयारी करती है, वांग फिर से नर्वस हो जाता है। इसी बीच चेन एक्सप्लेन करता है कि उनके प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है कि वांग भी स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट दे, जैसे सबने दिया था। चेन समझाता है कि उनके प्रोफेसर चाहते हैं कि वांग भी स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट दे जैसे सभी ने दिया है। लेकिन सुनरो पहले उसे इंजेक्शन देना चाहती है। उसका प्लान है कि वो वांग को एक स्पिरिचुअल फोर्स इन्फ्यूजन भी दे ताकि उसकी ताकत और रिकवर हो सके। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन दे, वांग डिसाइड करता है कि अब उसे रिवील कर देना चाहिए कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। वांग के क्लासमेट्स टेस्ट को साथ में देना चाहते थे, इसलिए वो वेट कर रहे थे। अब फाइनली सब रेडी हैं। चेन सबसे पहले जाता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि टेस्ट कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स को एक स्पिरिचुअल स्फीयर बनानी होती है और उसकी डायमीटर के आधार पर उनका फोर्स वैल्यू मापा जाता है। चेन की टर्न पर उसकी स्फीयर का साइज मेजर किया जाता है और उसकी वैल्यू करीब 600 आती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम से अलग है क्योंकि ये मेजर करता है कि कोई इंसान अपने शरीर के बाहर कितनी स्पिरिचुअल फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसा करना आसान नहीं होता, इसके लिए एक्चुअल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कई स्टूडेंट्स को इस स्किल को डेवलप करने में समय लगता है। फिर हम देखते हैं कि देश भर में कई और स्टूडेंट्स भी यही टेस्ट दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही हाई स्कोर्स अचीव कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट जिसकी स्फीयर मेजर की जाती है, वो लगभग 2000 तक पहुंचता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन इसके बाद जो अगला लड़का आता है, उसका स्कोर सबको हैरान कर देता है, 4379। उसका नाम है टैंग और उसके टेस्ट रिजल्ट्स उसे लीडर बोर्ड में पहले नंबर पर पहुंचा देते हैं। उसकी टीम सेलिब्रेट करती है और सबको लगता है कि टैंग ने शायद लेजेंडरी मास्टर यी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनका स्कूल फैक्शन 59 थे
अब कंट्री में सबसे टॉप पर रहेगा। दूसरी तरफ एक लड़का हाओ या होगो टेस्ट में फेल हो जाता है, उसका स्कोर बहुत ही लो आता है। वो इतना शेम्ड फील करता है कि वो अपने आप को खत्म करने की बात करने लगता है। उसे उसके दोस्त पकड़ते हैं और उसे समझाते हैं। अब सनरो की बारी आती है। वो टेस्ट देने से हिचकिचा रही होती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी फोर्स ज्यादा ना हो जाए और डैमेज ना हो। लेकिन बाकी लड़के उसे एनकरेज करते हैं और बताते हैं कि उसकी एंट्रेंस एग्जाम स्कोर के हिसाब से उसकी स्फीयर ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सनरो अपने स्पिरिचुअल फोर्स को अनलीश करती है, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई शॉक हो जाता है। अंत में उसकी स्पिरिचुअल फोर्स वैल्यू रिवील होती है 4015। ये स्कोर उसे लीडर बोर्ड में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है और अब सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। अब बारी आती है वैंग की हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा परेशान लग रहा था। लेकिन असल में वोंग बस ये सोच रहा था कि अपनी स्ट्रेंथ को कितना कम किया जाए। वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को जितना हो सके कम करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि फिर भी बहुत ज्यादा हो रही है। उस ताकत की वजह से रिस्ट बैंड खराब हो जाता है और उसे चिंता होती है कि जो स्फीयर वो बनाएगा वो उसकी ताकत का सच सबके सामने ला देगा। लीडर बोर्ड पर दिखाया जाता है कि वोंग का रिजल्ट नल है, और जब उसके क्लासमेट्स उसका स्फीयर ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वोंग ने उसे आउटर स्पेस में छुपा दिया है। सब लोग मान लेते हैं कि नल का मतलब है उसकी फोर्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आ जाता है। वोंग इसे सिस्टम एरर कह के टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त इंसिस्ट करते हैं कि अब तो मान लो कि तुम देश के सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो। उसे समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे, लेकिन लकीली वो लोग मजाक कर रहे थे। बाद में वोंग हेगो से कहता है कि वो अपने एक्सेप्शनल हैकर स्किल्स से रैंकिंग सिस्टम को हैक करे। प्रोसेस थोड़ा अजीब होता है और हेगो कंफर्म करता है कि वोंग असल में चाहता है कि उसका स्कोर 175 सेट कर दिया जाए। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स वोंग के स्कोर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलती और वो हैरान हो जाते हैं कि इसका मतलब है कि उसकी पावर स्पिल हो गई है। हेगो हैक करने में फेल हो जाता है, लेकिन वोंग बस 8 स्टार्स टाइप करता है और अंदर पहुंच जाता है। फैक्शन 59 की एक लड़की देखती है कि एक और हैकर सिस्टम में है। वो रियलाइज करती है कि दूसरा हैकर क्लमजी है और वो अलार्म ट्रिगर करने वाला है। हेगो को टैंग का नाम स्कोरबोर्ड पर सेकंड प्लेस में दिखता है और वो उसे सबक सिखाने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो अलार्म ट्रिप कर देता है और दोनों हैकर्स जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वोंग का स्कोर तो चेंज नहीं कर पाया, लेकिन उसने टैंग का नाम बदलकर अपने पैरट का नाम बर्डी रख दिया है। फैक्शन 59 के बाकी स्टूडेंट्स आते हैं और अस्यूम करते हैं कि टैंग ने खुद ही अपना नाम एम्बैरेसमेंट की वजह से चेंज कर दिया क्योंकि उसे एक अननोन बंदे ने हरा दिया। लड़की बताती है कि अगले महीने एक कंपटीशन होगा और उम्मीद करती है कि उन्हें फर्स्ट प्लेस वाले स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलेगा। टैंग गारंटी देता है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा और उसे मजबूर करेगा ये साबित करने के लिए कि वो फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं। पहुंच गया। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब नेशनल सीनियर फेज कल्टीवेशन स्कूल पावर शो टेस्ट के फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। मिस पैन सरप्राइज्ड होती है वांग को लिस्ट के टॉप में देखकर, क्योंकि वो दिखने में तो एकदम अनअस्यूमिंग और बिलो एवरेज स्टूडेंट है। वांग की पावर प्रॉपर्ली मेजर नहीं हो पाई और रिजल्ट नल आया, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अब उनके स्कूल के पास टॉप 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं। इतनी हाई रैंकिंग का मतलब है कि उनका ओपोनेंट होगा पावरफुल डिस्ट्रिक्ट 59, जिससे वो हर कंपटीशन में हारते आए हैं। सिर्फ एक बार हार नहीं मिली थी जब जीनियस यी ने मैच ड्रॉ करवा दिया था। यी को पूरा यकीन है कि अपकमिंग टूर्नामेंट पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सोर्ड टूर्नामेंट करीब आ रहा है और स्टूडेंट्स अपने एक्सेप्शनल स्किल्स दिखा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। उनमें सबसे इंप्रेसिव है डिस्ट्रिक्ट 59 का प्रेसिडेंट टैंग। हैगल की हैकिंग स्किल्स के कारण सब उसे टैंग बर्डी बुलाते हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। टैंग बर्डी थर्ड रैंक वाली सन रोंग को, जो फैक्शन 60 की मेंबर है, कॉम्प्लीमेंट करता है और उसे टूर्नामेंट के लिए गुड लक विश करता है। लेकिन जब बात होती है फर्स्ट रैंक वाले वांग की, तो टैंग अपना कंपोजर खो बैठता है और वहां से चला जाता है।
मिस पैन शॉक्ड रह जाती है ये जानकर कि उनका स्कूल यानी डिस्ट्रिक्ट 60 सिर्फ फ्रेशमैन को ही भेज रहा है सीनियर टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके सीनियर स्ट्रांग नहीं हैं। सन रॉन्ग ही एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। यी को मिस पैन की टीचिंग पे ट्रस्ट है, लेकिन जब वो अपनी रीसेंट टीचिंग्स बताती हैं तो वो थोड़ा डाउट करता है। फिर मिस पैन शॉक्ड हो जाती है जब यी रिवील करता है कि स्कूल का 5वां मेंबर एक्चुअली फ्रॉगी है, जिसे उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल से ह्यूमन बनाया है। रिजल्टिंग ह्यूमन बहुत हिडियस दिखता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिचुअल बीस्ट्स रखना रूल्स के खिलाफ नहीं है। फ्रॉगी को स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट देने को कहा जाता है और वो सीक्रेटली प्रॉमिस करता है कि अगर उसका वैल्यू 5000 हुआ तो वो डीमन किंग की सील हटा देगा। टेस्ट में वो ऐसा कर लेता है और एम्बैरसिंग तरीके से टैंग बर्डी की रैंक और नीचे गिरा देता है। उस रात डिस्ट्रिक्ट 60 के स्टूडेंट्स स्कूल के बाद रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी ज़ुकोंग एक ग्रुप चैट में 5 चोजन पार्टिसिपेंट्स को अनाउंस करता है। सब सरप्राइज्ड होते हैं और चेन का प्राउड फादर उसे एक स्पिरिट सोर्ड देता है, जो उसने चेन के जन्म के समय खुद फॉर्ज की थी। सब एक्साइटमेंट शो करते हैं ग्रुप चैट में, लेकिन वांग एकदम साइलेंट रहता है। हैगल अपनी स्पिरिट सोर्ड दिखाता है जो उसने 8 साल पहले डेविल टाइगर के दांतों से बनाई थी। ज़ुकोंग अमेज्ड हो जाता है कि फ्रेशमैन के पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल सोर्ड्स हैं। फिर सन रॉन्ग आती है अपनी सोर्ड दिखाने के लिए, जिसका नाम है ओशन। ये एक एक्सेप्शनल वेपन है और वो बताती है कि उसके फैमिली ने 12 और सोर्ड्स बनाई हैं इन केस उसकी सोर्ड डैमेज हो जाए। फ्रॉगी के बारे में जोक किया जाता है कि वो डॉग है और शायद उसकी कोई सोर्ड नहीं होगी, लेकिन वो गलत होते हैं। ज़ुकोंग एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट सोर्ड से स्पिरिट निकालना बहुत पेशेंस मांगता है। केओटिक स्पिरिट से सॉलिड स्पिरिट बनाना डिफिकल्ट है और ये शुरू में एक छोटा सा बीस्ट होता है जो धीरे धीरे इवॉल्व करता है। कुछ पावरफुल स्पिरिचुअल यूजर्स के पास ऐसी सोर्ड स्पिरिट्स होती हैं जो सोच भी सकती हैं। स्टूडेंट्स और जानना चाहते हैं इवॉल्विंग स्पिरिट्स के बारे में, लेकिन ज़ुकोंग बताता है कि ये एडवांस्ड लेसन्स में पढ़ाया जाता है और अभी उन्हें स्पिरिट प्रोड्यूस करने पर फोकस करना चाहिए। वांग अकेला है जिसने अब तक अपनी सोर्ड नहीं दिखाई, और जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पास सोर्ड है तो वो बस यस बोलता है। कहीं और टैंग अपने इंस्ट्रक्टर को बताता है कि उन्हें अपनी स्कूल की सबसे डेंजरस वेपन यूज करनी पड़ेगी। टैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सिक्वेंसेस से, और वो कहता है कि फैक्शन 60 से हार अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्टर उसे अलाउ करती है और कहती है कि उस आदमी की पावर से फैक्शन 60 जीत ही नहीं सकता। वो आदमी, जिसका नाम है ब्यू फैंग, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन कुछ स्टूडेंट्स पर निकाल रहा होता है। उसे ये अजीब लगता है कि उसे टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो इंट्रीग्ड भी है और एक्साइटेड भी कि उसे वो व्यक्ति मिलेगा जिसने सेक्शन 59 को उसे बुलाने पर मजबूर कर दिया। ग्रुप चैट में सब इतने एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें ये दिखता ही नहीं कि वांग एक्चुअली टूर्नामेंट में पार्ट लेना ही नहीं चाहता। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो अपनी ट्रू पावर दिखाएगा तो लोगों में पैनिक फैल जाएगा, लेकिन उसके फ्रेंड्स इतने एक्साइटेड हैं कि वो सोचता है शायद उन्हें सिर्फ अपनी सोर्ड दिखा देना ठीक रहेगा। वो नीचे पेरेंट्स से मिलने जाता है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऑब्सेस्ड हैं। न्यूज में शैडो फैक्शन का हेडक्वार्टर्स मिल गया है और रेड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीडर धमकी देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बचाएगी, लेकिन उसे आसानी से पकड़ लिया जाता है। यी की स्क्वाड क्लीन अप करने पहुंचती है और वो खुद भी एक इंटरव्यू देने आता है। वो बताता है कि ये उसका तीसरा विक्ट्री है शैडो फैक्शन के खिलाफ, लेकिन फैक्शन लीडर को उसका मजाक पसंद नहीं आता। वांग अपने पेरेंट्स से पूछता है कि उसकी सोर्ड कहां रखी है और फिर एटिक की तरफ जाता है। उसे ज़ुकोंग का मैसेज आता है कि वो अपनी सोर्ड नेक्स्ट डे लाए, लेकिन वांग उसे इग्नोर करता है। हम देखते हैं कि वांग ऑलरेडी स्पिरिट प्रोड्यूस कर चुका है और उसका स्पिरिट सोर्ड एक फुली ग्रोन बॉय है। वांग उसे वापस बॉक्स में डाल देता है और फिर उसका पावर सप्रेसिंग एम्यूलेट दिखाया जाता है। अगले दिन वांग सबको अपनी स्पिरिट सोर्ड दिखाता है, जो देखने में एक वुडन टॉय जैसी लगती है। फ्रॉगी ही एकमात्र होता है जो उसकी रियल पावर को सेंस कर पाता है, और चेन जेलस हो जाता है क्योंकि सन रॉन्ग को वो सोर्ड क्यूट लगती है। ग्रुप को फैक्शन 59 में 5 दिन रहना पड़ेगा और ज़ुकोंग सरप्राइज्ड होता है ये देखकर कि वांग ने कोई लगेज नहीं लाया। वांग दरअसल जाने का प्लान ही नहीं कर रहा होता। वो सबको बताता है कि वो बीमार है और सीक्रेटली प्लान करता है कि वहां जाकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा।
फैक्शन 59 पहुंचने से पहले एक अर्जेंट मैटर के कारण यी साथ नहीं जा पाता और वो अपने मास्टर को बाय कहता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है उसे पता चलता है कि अर्जेंट मैटर दरअसल शैडो फैक्शन लीडर की कैप्चर है। वो औरत जोर जोर से हंसती है और फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है, लेकिन असली लीडर पास ही से सब देख रही होती है। वो बताती है कि बॉम्ब स्पेशली यी के लिए था और उसमें हर सेल को मेल्ट करने की ताकत है। उसे लगता है कि यी ही उसकी सारी प्लान्स बिगाड़ रहा है और अब वो सन रॉन्ग को एलिमिनेट कर पाएगी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स बहुत वीक हैं। बस में हम देखते हैं कि वांग स्ट्रगल कर रहा है ताकि उसका सोर्ड स्पिरिट बाहर ना आए। पिछली रात वांग ने अपने स्पिरिट को कन्विंस किया था कि अगर वो हमेशा के लिए छुपा रहेगा तो उसे क्रिस्पी नूडल्स मिलेंगे, लेकिन सब प्लान के अनुसार नहीं चल रहा है। फैक्शन 60 को फैक्शन 59 के मेंबर्स वेलकम करते हैं और पता चलता है कि दोनों साइड्स के टीचर्स पहले क्लोज फ्रेंड्स और रूममेट्स थे। अब वो फियर्स राइवल्स हैं और मिजी फैक्शन 60 की पॉवर्टी का मजाक उड़ाती है, सिवाय सन रॉन्ग की फैमिली को छोड़कर। मिस पैन जल्दी से पॉइंट आउट करती है कि सन रॉन्ग ने मिजी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था कि वो फैक्शन 59 ज्वाइन करे। वो ये भी बताती है कि फैक्शन 59 के एक स्टूडेंट के बारे में उसने बहुत बुरी बातें सुनी हैं और इसके लिए मिजी की पुअर टीचिंग को ब्लेम करती है। इतने कुछ के बीच वैंग को फेक इलनेस का कोई अच्छा मौका नहीं मिल पाता और तभी मिजी एक एबिलिटी यूज करती है जो उसकी फोर्स वैल्यू टेस्ट करती है। टेस्ट में वैंग की स्पिरिट फोर्स वैल्यू सिर्फ 5 आती है और वो मौका देखकर प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत हर्ट हुआ है। ठीक उसी समय शैडो फोर्स लीडर भी वहां पहुंच जाती है और वैंग का सोर्ड स्पिरिट बताता है कि उसका एम्यूलेट टूट रहा है। थोड़ी देर में वो टूट जाता है और वैंग की डेविस्टेटिंग पावर थोड़ी सी अनलीश हो जाती है। वो एनर्जी दूर दूर तक महसूस की जाती है। वैंग का सोर्ड स्पिरिट बताता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन वॉन्ग ने उसे एम्यूलेट से दबा दिया। अब उसे जल्दी से पावर सप्रेसिंग पिल लेनी पड़ेगी, वरना उसकी पावर और भी ज्यादा अनलीश होकर उसे अनस्टेबल बना देगी। आसपास के लोग कंफ्यूज्ड हैं और अस्यूम करते हैं कि मिजी की एबिलिटी से ये सब हुआ। टैंग कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ और सोचता है कि शायद ये सब बूफैंग की वजह से हुआ, जो दूर से देख रहा होता है। दूसरी ओर एक्सप्लोजन वाली जगह पर हम देखते हैं कि बॉम्ब एक्चुअली यी ने लास्ट मोमेंट पर स्टॉप कर दिया था और शैडो फैक्शन लीडर डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए पीछे हटेगी क्योंकि उसके पास दूसरा प्लान है। कई अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं, लेकिन वैंग खुश है कि उसका फेक हर्ट वाला प्लान काम कर रहा है। लेकिन टैंग को शक होने लगता है कि वांग ही शायद उस डेविस्टेटिंग स्पिरिचुअल फोर्स शॉक के पीछे था। वो सन रॉन्ग को उनके पुराने एनकाउंटर की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सन रॉन्ग परेशान हो जाती है क्योंकि टैंग उसकी वार्निंग्स को इग्नोर करता है। स्कूल सेक्रेटरी बाई बीच में आकर अटैक रोकता है और टेंशन बढ़ने लगती है। टैंग कहता है कि उसे अपनी फ्रेंड की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। लेकिन वैंग का बॉडी अचानक फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है और मिजी मुश्किल से उसे बैंडेज कर पाती है। सन रॉन्ग को लगता है कि यह सब टैंग की वजह से हुआ और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ुकोंग उसे रोकता है और रिमाइंड करता है कि कंपटीशन में फाइट का पूरा मौका मिलेगा। टैंग को एहसास होता है कि बू फैंग ही कल्प्रिट था और वो रिलीव्ड होता है कि कम से कम एक ओपोनेंट ऑलरेडी इन्फर्मरी में पड़ा है। डॉक्टर्स शॉक्ड होते हैं ये देखकर कि वॉन्ग का बॉडी कास्ट से गायब हो गया है और ऊपर हम देखते हैं कि उसका सोर्ड स्पिरिट सोच रहा होता है कि क्या वो ठीक है। वैंग एक एबिलिटी यूज करता है एस्केप करने के लिए, लेकिन इससे एम्यूलेट और भी डैमेज हो जाता है। अगर वो स्पिरिट फोर्स कुछ बार और यूज करेगा तो एम्यूलेट बर्स्ट हो जाएगा और एक तबाही मचा देगा जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वैंग अर्जेंटली अपने फादर को कॉल करता है जो नया एम्यूलेट लेकर आने वाला है और फिर वो फैक्शन 59 से चुपके से निकलने की तैयारी करता है। बाकी स्टूडेंट्स जिम्नेजियम पहुंचते हैं जहां सोर्ड कंपटीशन के रूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। मैप में 5 ऑल्टर्स होते हैं जिनमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जब कोई सोर्ड ऑल्टर में रखी जाती है तो उसकी टीम को पॉइंट्स मिलने लगते हैं और जितने ज्यादा ऑल्टर्स कंट्रोल में होंगे उतनी तेजी से स्कोर बढ़ेगा। कहीं और वैंग एक्सप्लेन करता है कि वो लॉस्ट है और वो गाइडेंस ट्रिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे एम्यूलेट पूरी तरह टूट जाएगा। लकीली उसका सोर्ड स्पिरिट एग्जिट को सेंस कर लेता है।
टैंग पॉइंट आउट करता है कि फैक्शन 60 के पास सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स हैं और हैगल भी यही कहने की कोशिश करता है फैक्शन 59 के लिए। लेकिन टैंग जल्दी से बताता है कि उनका 5th मेंबर पहले से ही वहीं है। बुफैंग सरप्राइजिंग फैशन में एंट्री करता है और हैगल तुरंत समझ जाता है कि वो कितना डेंजरस है। बुफैंग कहता है कि अगर सन रॉन्ग उसका फ्लावर एक्सेप्ट कर ले तो वो साइड बदल देगा और फैक्शन 59 को बिट्रे कर देगा। वो बताता है कि फैक्शन 60 बहुत डिसएडवांटेज में है और उसके स्विच करने से टीम्स बैलेंस हो जाएंगी। चेन उसे सन रॉन्ग से दूर रहने को कहता है, लेकिन बुफैंग की इमेंस स्पिरिचुअल प्रेशर से वो दूर जा गिरता है। बुफैंग को उसका हेजिटेट करना पसंद नहीं आता और वो चेन पर अपना गुस्सा निकालता है। उसका अटैक रूथलेस होता है, लेकिन चेन को अपने पिता से मिले आइडियल्स उसे हार मानने नहीं देते। लेकिन बुफैंग आइडियलिस्टिक लोगों का विल तोड़ने में मजा लेता है। वो सर्जिकल प्रिसिजन से चेन का आर्म हटा देता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वैंग अचानक से प्रकट होता है और अपने फ्रेंड को पकड़ लेता है। टीचर्स समझ जाते हैं कि बुफैंग कौन सी पावर यूज कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी, जिसे एनाइलेशन कहते हैं। जब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव स्पिरिचुअल फोर्स से टकराती है तो एक मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है जिसे एनाइलेशन कहा जाता है। फ्रॉगी भी उसे रिकॉग्नाइज करता है और सोचता है कि बुफैंग की पावर तो कुछ भी नहीं। अगर वांग का एम्यूलेट टूट गया तो। सीन बहुत टेंस होता है, लेकिन वांग उसी समय अपने पापा का कॉल उठाता है और कहता है कि वो अभी नहीं मिल सकता। बुफैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि चेन का आर्म तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वांग ने ट्रिक ऑफ रिपेयरिंग से उसे इंस्टेंटली रिस्टोर कर दिया। अपने फ्रेंड को बचाने के बदले अब उसका एम्यूलेट टूटने की कगार पर आ गया है। बुफैंग को वांग से कोई स्पिरिचुअल फोर्स सेंस नहीं हो रही, लेकिन वो इंट्रीग्ड है और उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। लेकिन वांग बिल्कुल अनइंटरेस्टेड रहता है। वो बुफैंग का फ्लावर लेकर सन रॉन्ग को दे देता है। कंपटीशन शुरू होने ही वाला है और हम देखते हैं कि यी को शैडो फैक्शन के नेक्स्ट मूव का पता चल चुका है। वैंग बाकी ग्रुप से पीछे रह जाता है क्योंकि वो फैक्शन 59 की लिमिटेड एडिशन क्रिस्पी नूडल्स खरीदना चाहता है। शैडो फैक्शन की बॉस एक स्टूडेंट बनने का नाटक करती है, लेकिन बुफैंग उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसने स्कूल की सारी सुंदर लड़कियों की लिस्ट याद रखी है। वो बताती है कि वो कितनी डेंजरस है, लेकिन बुफैंग को ये पसंद आता है और कहता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो हर प्लान में मदद करेगा। वो फिर से रिजेक्ट कर देती है और बुफैंग को ओल्ड हैक कहने पर मारती है। वो बताती है कि जिसने लास्ट टाइम उसे ये कहा था वो अब कब्र में है और उस पर घास उग आई है। उसका पावरफुल अटैक भी बुफैंग को और एक्साइट कर देता है, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी अब भी उस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाती और वो उसे सिर्फ हैंड जेस्चर्स से हरा देती है। उसी मोमेंट वांग कैजुअली अपने प्रेशियस क्रिस्पी नूडल्स उठा लेता है और लड़ाई के सीन पर पहुंचता है, जहां उसे समझ आता है कि अब उस लड़की के इरादे साफ हैं कि वो अब उसे भी अटैक करने वाली है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जब शैडो फैक्शन लीडर ने बुफेंग और वांग दोनों को पकड़ लिया है। वो इमॉर्टल बाइंडिंग रोप्स से बंधे होते हैं और एक बूढ़े आदमी की निगरानी में रहते हैं। वो औरत वांग को सनरो के लिए इंपॉर्टेंट बताकर टॉन्ट करती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बॉम्ब से खेल रही है। अगर वांग का एम्यूलेट टूट गया तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। वो औरत उसे फोर्स वैल्यू कम होने के लिए मॉक करती है। वैंग की सोर्ड स्पिरिट जिनके उसे वार्न करती है कि एम्यूलेट इनइफेक्टिव हो गया है और अब खुद वांग को अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे ताकि पावर कंट्रोल से बाहर ना हो। वो औरत चाहती है कि वांग हार मानकर सर झुका ले, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है। तभी जिनके उसे रिमाइंड करता है कि आज क्रिस्पी नूडल्स पर ह्यूज सेल है और वो काम हो जाता है। वो औरत खुश होकर बुफेंग के सिर से निकले बाल ले लेती है अपने प्लान के लिए। वहीं मिस पैम मिजी के स्टूडेंट्स को ट्रबलसम कहती है और मिजी कहती है कि उसके लाए स्टूडेंट्स तो कम से कम किसी डॉग से बेटर हैं। शैडो लीडर अब बुफेंग के भेस में आती है और बताती है कि वैंग को कैप्चर कर लिया गया है। बूढ़ा आदमी बुफेंग को सिडेट करता है और कहता है कि सनरो के मरने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बुफेंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि सिर्फ उसकी लीडर इमॉर्टल रोप को कंट्रोल कर सकती है।
बुफेंग गुस्से में आकर पूछता है कि क्या शैडो फैक्शन मेंबर्स को नंबर्स से रैंक किया जाता है, और मॉक करता है कि शायद बूढ़े आदमी का नंबर बहुत हाई होगा। लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि वो तो बस लीडर ड्राइवर है और उसका कोई नंबर नहीं है। बुफेंग मॉक करता रहता है, लेकिन तब बूढ़ा आदमी अपनी स्ट्रेंथ का थोड़ा डेमो देता है, जो क्लियरली दिखाता है कि वो भी अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है। फेक बुफेंग वॉन्ग की कैप्चर की फेक स्टोरी सुनाता है और खुद को अच्छा फील करता है जब वो लीडर की अट्रैक्टिवनेस का यूज करता है डिस्क्रिप्शन में। ये सुनकर ये को पक्का यकीन हो जाता है कि शैडो फैक्शन की लीडर ही जिम्मेदार है, और हमें उसका नाम पता चलता है, लुयिन। बाई अपनी एबिलिटी यूज करके वोंग की लोकेशन डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, और सुनरो के गार्ड्स उसे घर ले जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि शैडो फैक्शन उसे टारगेट कर रहा है। लेकिन सनरो मना कर देती है और कहती है कि उनके फैमिली में कोई भी कावर्ड नहीं रहा है। उसे स्कूल की इज्जत या कंपटीशन की कोई परवाह नहीं, उसे बस अपने दोस्त को बचाना है। लीड गार्ड समझ जाता है कि सनरो अब बड़ी हो चुकी है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। जब बूढ़ा आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, बुफिंग हुआंग को बताता है कि उसे पता है कि उसमें कुछ पावर छुपी हुई है। उसे तब एहसास हुआ जब वांग ने चेन का कट गया हाथ रिस्टोर कर दिया। लेकिन वांग फास्ट अस्लीप है और सिर्फ जिनके के बुलाने पर उठता है, और अब वो रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तभी बूढ़ा आदमी आता है और बूफेंग हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि बूढ़ा आदमी अपनी स्ट्रेंथ फिर से दिखाता है। वैंग के फ्रेंड्स वहां पहुंचते हैं और डिस्ट्रिक्ट 59 के स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि बूफेंग अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। बूढ़ा आदमी पहले से भी ज्यादा पावरफुल लगता है क्योंकि वो रेस्क्यू क्रू को अपने ड्रिंक से निकाले गए छोटे बेरीज से अटैक करता है। जब बेरीज खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी अगली ताकत रिवील करता है और माफी मांगता है कि उसे इतनी ब्रूटल तरीके से फाइट खत्म करनी पड़ रही है। सनरो अपने गार्ड्स को डिफेंड करती है और अपनी स्ट्रेंथ से बूढ़े आदमी को सरप्राइज कर देती है। बाहर वांग का फादर अंदर जाने से रोक दिया जाता है और सोचता है कि अंदर क्या चल रहा है। बूढ़ा आदमी सनरो की तुलना शैडो फैक्शन की लीडर से करता है जब वे दोनों सेम एज की थीं, लेकिन बताता है कि लुयिन तब भी स्ट्रॉन्गर थी। सनरो पूरा दम लगाकर उसकी अटैक रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैरली हवा में उड़ पाने लायक रह जाती है और उसकी स्ट्रेंथ के सामने हार मान जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब वांग ने अलाउ ही नहीं किया था। हम पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं जब उसके दोस्त पहुंचे भी नहीं थे। अब जब सनरो पहुंचती है तो वो देखती है कि बूढ़ा आदमी क्रॉस पर बंधा हुआ है, यानी वांग ने उसे हराया था। लेकिन फिर से उसने ये के माइंड में मेमोरी इम्प्लांट कर दी जिससे उसे लगे कि ये सब उसने किया है। डिस्गाइज्ड लुयिन फिर से गुस्से में आ जाती है जब उसका प्लान फेल हो जाता है और टैंग उसे सस्पिशियसली रिएक्ट करते हुए देख लेता है। ऊपर वैंग प्रिटेंड करता है कि उसे नियर बाय होल के बारे में कुछ पता नहीं और जिंके से कहता है कि बूफेंग को उस रूम से बाहर मत जाने देना। जिंके उसकी सोर्ड स्पिरिट है और बताता है कि उसके बिना वांग सोर्ड कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगा। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मकसद कंपटीशन कैंसिल करवाना है अगर फैक्शन 59 के पास सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स होंगे। लेकिन वांग शॉक्ड रह जाता है जब वह कंपटीशन में बूफेंग को देखता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। पार्टिसिपेंट्स के फोन्स ले लिए जाते हैं और उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंके अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन वांग को कुछ भी पता नहीं। अब वांग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस कंपटीशन में जिससे वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, और अब वो अपने फ्रेंड्स की कोशिशें देखकर जेन्युइनली बेस्ट देने का प्लान करता है। पास ही बाई अपनी एबिलिटी यूज करती है और बताती है कि वो जल्द ही ओपोनेंट्स की स्पिरिचुअल फोर्सेस के बारे में हर डिटेल जान लेगी। स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं टेलीपोर्ट होने के लिए अरीना में, और डिस्गाइज्ड लुयिन वाव करती है कि अब वो सनरो को एलिमिनेट कर देगी। जैसे ही स्टार्ट अनाउंस होता है, वो सब टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि वांग का पिता डेस्परेट होकर अपने बेटे की तरफ दौड़ता है। वांग नोटिस करता है कि उसका पिता उसे रिप्लेसमेंट एम्यूलेट ला रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वांग का पिता ये से बात करता है जो थोड़ी बहुत वांग की पावर्स के बारे में जानता है और बताता है कि एम्यूलेट जो स्पिरिचुअल फोर्स सप्रेस कर रहा था वो अब टूट रहा है।
एक शॉर्ट फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि वांग इतना चुप क्यों रहता है। उसका एम्यूलेट उसकी इमेंस स्पिरिचुअल फोर्स को ही नहीं, उसके इमोशंस को भी सप्रेस करता है। अरीना के अंदर बुफेंग गायब है और बाय पॉइंट आउट करती है कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स उसके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। टैंग सरप्राइज नहीं होता और वॉर्न करता है कि अगली बार जब वो बुफेंग को देखें तो सावधान रहें। फैक्शन 60 के स्टूडेंट्स की फोर्स को ट्रेस करते हुए बाय डिस्कवर करती है कि बुफेंग उस डॉग के पास है, लेकिन वो वांग को लोकेट नहीं कर पा रही क्योंकि उसका फोर्स वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। टैंग डिटर्मिन करता है कि वो शायद ऑल्टर ऑफ वुड के पास है क्योंकि वहां और कोई नहीं है, और लियांग नाम का स्टूडेंट एक्साइटेडली उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरा स्टूडेंट जो मिसिंग है वो है हागो, जो पास ही छिपा हुआ है। वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन मोमेंट बाद हमला करते हैं पर सरप्राइज हो जाते हैं जब पता चलता है कि वो तो एक फेक था और असली हैगो एस्केप कर चुका है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते हैं फैक्शन 60 के मेंबर्स को खोजने के लिए, और हागो रिग्रेट करता है कि उसे अपना एक स्टैंड इन ऑलरेडी यूज करना पड़ा जो काफी महंगा पड़ा। उसने डिटर्मिन किया है कि लियांग उनके ग्रुप का सबसे कमजोर है और वो वांग के साथ मिलकर उस पर हमला करने की योजना बनाता है। चेन नोटिस करता है कि फैक्शन 59 ऑलरेडी पॉइंट्स अक्यूमुलेट करना शुरू कर चुका है और एक ऑल्टर की तरफ भागता है, लेकिन वहां का टेरेन डेंजरस होता है और उसे डैमेज होता है। उसे ऑल्टर कैप्चर करने की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और उसे लगता है ये बाय ने दी हैं। बेआई क्लेम करती है कि ऑल्टर उसका है और चेन कहता है कि वो उसे फर्स्ट अटैक करने दे देगा। चेन शॉक्ड रह जाता है जब बाय कोई अटैक नहीं करती, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसने एक्चुअली फर्स्ट मूव कर लिया है। उसकी एबिलिटी है वेब ऑफ डायमेंशंस, जो नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर सकती है और फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करके बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। मिस इसी शायद अपनी स्टूडेंट को देख रही होती हैं और ज़ुकोंग सोचते हैं कि चेन कितनी तकलीफ में होगा। दूसरी तरफ फ्रॉगी फेक बुफेंग से लड़ रहा होता है और उसे अपनी एबिलिटी से सरप्राइज कर देता है। वो नेगेटिव एनर्जी डिवावर कर सकता है। लियांग वुड ऑल्टर पर पहुंचता है और वांग को मरा हुआ समझकर इग्नोर करता है, लेकिन वांग मरा नहीं होता और फ्रॉगी की नेगेटिव एनर्जी डिवावरिंग प्लान सुनते ही उठ जाता है। नियर बाय फाइट से इनफ एनर्जी मिलने पर वो अपनी सील तोड़ सकता है। लियांग वांग को देखकर अटैक करने लगता है, लेकिन हग्गो टाइम पर आकर उसे रोक लेता है और लियांग से फाइट शुरू करता है। सनरो को सब पता है जो हो रहा है, लेकिन उसका फोकस है वाटर ऑल्टर पर कंट्रोल लेना। टैंग स्नीक अटैक करता है, जिससे सनरो को अपनी सोर्ड स्पिरिट बाहर लानी पड़ती है। वो क्लेम करता है कि वो तो बस पुराना दोस्त बनकर ग्रीट कर रहा था, लेकिन सनरो उसे रिमाइंड करती है कि वो कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। टैंग कहता है कि उनके फैमिलीज की लंबी हिस्ट्री रही है, लेकिन सनरो उसे अपने परिवार के बारे में कुछ भी कहने से रोक देती है। दोनों का मुकाबला बराबरी का होता है और सनरो नोटिस करती है कि फैक्शन 59 ने 3 ऑल्टर्स पर कंट्रोल ले लिया है। बुफेंग इन्फॉर्म करता है कि डॉग हैंडल हो चुका है और टैंग उसे वाटर ऑल्टर पर बुलाता है। चेन भी डिफीट हो जाता है और फैक्शन 59 चौथे ऑल्टर पर भी कंट्रोल ले लेता है। बिना टाइम वेस्ट किए सनरो पावरफुल वाटर अटैक प्रिपेयर करती है, लेकिन टैंग उसे पहले से जानता है और काउंटर प्लान रेडी रखता है। फैक्शन 59 के स्टूडेंट्स भी टैंग की पावर से वाकिफ हैं और देखते हैं कि वो अपनी ब्लोइंग स्नो एबिलिटी एक्टिवेट कर रहा है। सनरो हेजिटेशन के बिना अटैक करती है ताकि फाइट खत्म हो जाए, इससे पहले कि बुफेंग पहुंचे, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। वो टैंग पर ट्रस्ट नहीं करती जब वो कहता है कि बुफेंग आ चुका है, लेकिन रिग्रेट करती है जब बुफेंग उसे एक जबरदस्त ब्लो मारता है। सनरो रियलाइज करती है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। टैंग ने पानी फ्रीज कर दिया है, जिससे सनरो एस्केप नहीं कर सकती और फेक बुफेंग फाइनल अटैक के लिए मूव करता है। तभी फैक्शन 59 का एक स्टूडेंट हवा में उड़ता है और एक इमेंस फोर्स से जमीन हिलने लगती है। ये डेवस्टेटिंग प्रेशर किसी की नेगेटिव एनर्जी से आता है और सनरो एस्केप कर पाती है। टैंग रिवील करता है कि उसे पता है कि ये असली बुफेंग नहीं है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि उसका एक ही गोल है, जीतना, और वो इम्पोस्टर की बाद में मदद करेगा अगर वो अभी उसकी मदद करे। फैक्शन 59 ने अब 5 ऑल्टर्स कैप्चर कर लिए हैं और उन्हें बोनस मिलता है, जिससे वो तेजी से पॉइंट्स कमा सकते हैं।
लेकिन वो बोनस ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि अनाउंसमेंट आता है कि फैक्शन 60 ने वुड ऑल्टर को कैप्चर कर लिया है। बाई फील करती है कि लियांग को किसी अजीब चीज ने हराया है और सनरो सुनती है कि हागो कहता है वैंग और डॉग ने कंबाइन कर लिया है। अपने दोस्त के लिए कंसर्न होती हुई सनरो जल्दी से वुड ऑल्टर की तरफ जाती है और ऑब्जर्वर्स एक स्ट्रेंज क्रीचर को देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ पल पहले क्या हुआ था। लियांग धीरे धीरे समझने लगता है कि हागो का माउथ कैनन कितना पावरफुल है, लेकिन हागो सोचता है कि वो शब्द दोहरा नहीं सकता और उसे हर बार नए वर्ड सोचने पड़ते हैं। पास में ही फ्रॉगी देख रहा होता है और एक्सप्लेन करता है कि जितना ज्यादा वो लड़ेंगे उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स लीक होगी और वो उतनी ही नेगेटिव एनर्जी डिवावर कर पाएगा। वैंग को बुलीड होते देखकर हागो को नए इंसल्ट सूझते हैं और वो उन्हें यूज करता है वांग को डिफेंड करने के लिए। सारे वर्ड्स उसे कोल्ड हार्टेड, लोनर, कावर्ड, कोल्ड ब्लडेड, जर्क तक कहते हैं। वांग अच्छी तरह से जानता है कि उसका एम्यूलेट ज्यादा देर नहीं टिकेगा और उसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स तो छोड़ो, कोई भी इमोशन शो नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा वांग खुद को रोकेगा उतना ही ज्यादा लोग उसे गलत समझेंगे। एक इमोशन जो वांग ने कभी महसूस नहीं किया था अब अंदर से फूटने वाला है और वो है एग्रीवेशन। इमेंस पावर उसके बॉडी से निकलने लगती है, लेकिन फ्रॉगी आता है और कहता है कि वो उसकी नेगेटिव एनर्जी खुद डिवावर कर लेगा। वैंग रिलीव्ड फील करता है ये जानकर कि उसे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स खुद से यूज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फ्रॉगी डर जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और दोनों कंबाइन होकर बन जाते हैं एक शॉकिंगली फियर्स थिंग। लियांग पॉइंट आउट करता है कि वो असल में एक डॉग और इंसान का फ्यूजन है, लेकिन जल्दी ही उसे डर लगने लगता है वैंग के नए फॉर्म से। सिर्फ एक हल्का टच और लियांग को ऐसा लगता है जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मारी हो। वो इंस्टेंट में गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट हवा में उड़ रहा था। हैगो इसका क्रेडिट लेता है कि उसने इंसल्टिंग करके वैंग को ओवरपावर बना दिया और दोनों वुड ऑल्टर कैप्चर कर लेते हैं। मिस जी एडमायरर्स करती हैं ज़ुकोंग को कि उसने अपने स्टूडेंट्स को इतनी अमेजिंग एबिलिटी सिखाई और वो भी ट्रेनिंग मांगती हैं। हमें पता चलता है कि बाद में ज़ुकोंग अपने डॉग को खुद के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। बाय एक्सप्लेन करती है कि लो फोर्स वैल्यू वाले वांग ने डॉग के साथ फ्यूज करके कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है और वो फायर ऑल्टर भी ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। अब वो अगले ऑल्टर की तरफ बढ़ता है और बाई बताती है कि वो सनरो को लोकेट नहीं कर पा रही, लेकिन उसे भागना पड़ेगा क्योंकि नया फ्यूज्ड क्रीचर उसके पास आ रहा है और फैक्शन 59 के मेंबर्स स्क्रैम्बल करते हैं फायर ऑल्टर को वापस लेने के लिए। टैंग सोचता है कि वो वांग को वाटर ऑल्टर पर एम्बुश कर दे, लेकिन रियलाइज करता है कि इससे उसकी पूरी टीम बाकी ऑल्टर्स लूज कर सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वांग को अवॉइड ही करना बेहतर है और बाकी ऑल्टर्स पर कंट्रोल लेने पर फोकस करता है। चेन जाग जाता है, रेडी टू फाइट उस लड़की से जिसने उसे हराया था, और वांग ऑल्टर सीज कर लेता है। चेन शॉक्ड रह जाता है वांग के अजीब फैशन और चॉइस को देखकर और खुश हो जाता है ये जानकर कि अब उनके पास 3 ऑल्टर्स का कंट्रोल है। चेन अपनी खुशी नहीं छुपा पाता और भी ज्यादा खुश हो जाता है जब पहली बार वांग को मुस्कुराते देखता है, लेकिन वांग समझ नहीं पाता कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। लेकिन उसके पिता समझ जाते हैं। ये खुशी शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि अनाउंसमेंट आता है कि फैक्शन 59 ने ऑल्टर्स वापस ले लिए हैं और अब उनके पास 4 ऑल्टर्स हैं। वैंग इंस्टेंटली समझ जाता है कि टांग की स्ट्रैटेजी क्या है और जानता है कि सिर्फ ताकत से अब उसे हराया नहीं जा सकता। वैंग और ज्यादा पावर अप करता है और फ्रॉगी उससे विनती करता है कि काम डाउन कर। फ्रॉगी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और अगर वो टूट गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन वैंग को सारे ऑल्टर्स कैप्चर करने हैं और वो जानता है कि ये तभी पॉसिबल है जब वो और तेज हो जाए। ज़ुकोंग पॉइंट आउट करता है कि कंपटीशन के रूल्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी अकेला इंसान जीत न सके। एक 10 सेकंड का टाइमर लगाया गया है हर ऑल्टर कैप्चर से पहले ताकि ऐसा न हो सके। लेकिन वैंग फिर भी अपनी तैयारी जारी रखता है। लेकिन तभी उसे सनरो का कम्युनिकेशन आता है। उसने हैगो के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है और अपने कावर्ड टीम में मेट्स के झगड़े को खत्म करती है। सनरो एक्सप्लेन करती है कि इस कंपटीशन का गोल लड़ाई नहीं है,
बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑल्टर्स को सीज करना है। फैक्शन 59 को बाय की एबिलिटी की वजह से सबकी लोकेशन का फायदा है, लेकिन उनके पास वांग जैसा पावरफुल इंसान नहीं है। फ्रॉगी सरप्राइज्ड होता है वांग को शर्माते हुए देखकर जब उसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है और सनरो अपनी स्ट्रैटेजी बताती है। फैक्शन 59 अब वांग को अवॉइड करेगा, इसलिए वो एक ऑल्टर को आसानी से होल्ड कर सकता है। बाकी 3 को पॉइंट्स में पिछड़ने की वजह से अलग अलग होना पड़ेगा ताकि 3 ऑल्टर्स कैप्चर हो सकें। चेन को अकेले भेजा जाता है और वांग रियलाइज करता है कि जीत की अब वो नहीं बल्कि चेन होगा, और चेन इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है। सनरो बताती है कि फैक्शन 59 ने अपने सबसे स्ट्रांग मेंबर को सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑल्टर पर रखा है। उसने डिसाइड किया है कि वो हागो के साथ मिलकर फायर ऑल्टर पर जाएगी ताकि वहां के वीकेस्ट मेंबर को हराया जा सके। फैक्शन 59 इस मूव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था क्योंकि उन्हें लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन सनरो ने वाटर के जरिए जल्दी मूव करने का एडवांटेज लिया। फायर ऑल्टर पर जो लड़का है उसका नाम है जांग, और उसे गुस्सा आता है ये जानकर कि उसके भाई लियांग को हागो ने हराया था। टैंग उसे ऑल्टर पर फोकस करने को कहता है, लेकिन जांग इतना एनरेज्ड होता है कि सनरो चुपके से ऑल्टर कैप्चर कर लेती है। दूसरी तरफ वांग बिल्कुल अकेला होता है जब वो वाटर ऑल्टर कैप्चर करता है, जिससे उसकी टीम के पास अब टोटल 2 ऑल्टर्स हो जाते हैं। टैंग जांग को फाइनली कन्विंस कर लेता है कि वो वापस जाए सेंटर ऑल्टर पर। फेक बुफिंग अपने उस अग्रीमेंट के बारे में सोचता है जो उसने किया था कंपटीशन जीतने में मदद करने का। वो डिसाइड करता है कि अब एक्ट करने का सही टाइम आ गया है, और तभी ऑल्टर ऑफ फायर की तरफ भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।